मामा अर्थ आपको बना रहा है मामू। ये वीडियो अपने मामा पापा चाचा काका ताऊ सबको दिखाना, ताकि इस स्टार्टअप की स्टार्टिंग में जो फ्रॉड होने वाला है उससे आप सब लोग बचाओ। गजल अलग, हमारी स्टार अपनी प्यारी सी कंपनी मामा अर्थ में आईपीओ लाने वाले थे। सेवी में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फाइल की, लेकिन एक एक करके उनमें इतनी कमियां दिखी कि धीरे धीरे उन्हें आईपीओ से बैक होना पड़ा। और मैडम जी अभी ये बोल के चली जा रही है कि मार्केट अभी ठीक नहीं है, बाद में करेंगे। ऐसे कह के वो भी आईपीओ की रेस से आउट हो गई। आखिर उनकी क्या थी वो कमी और किस कारण उसको आईपीओ की रेस से आज इस वीडियो में जानेंगे। मैडम ने भाग्य बहुत अच्छा किया, नहीं तो इनकी हालत पेटीएम, नाइका, जोमेटो से भी पूरी होती। आखिर कैसे ये स्टार्टअप कागजों में वर्द बनाते हैं और लास्ट में आम आदमी को चिपका के चला जाता है। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। अगर आप स्टार्टअप आईपीओ का गेम समझना चाहते हो कि स्टार्टअप आईपीओ है क्या, भला आईपीओ से इनका क्या फायदा है, आम आदमी का क्या नुकसान है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, सेव करना, शेयर करना और इसका आईपीओ निकाल के बार बार देखना। अब बात ये आती है कि मामा अर्थ के आईपीओ में गड़बड़ क्या है, उसके कंपनी के बिजनेस मॉडल में कमी क्या है। ये बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये आईपीओ लेके क्यों आते हैं, या कोई भी स्टार्टअप अपना आईपीओ लेके क्यों आता है, या उनको आईपीओ लाने की जरूरत क्या पड़ी, पहले तो नहीं लाते थे। आखिर क्यों सबको एकदम से ऐसा लगा कि नहीं भाई हम तो लाएंगे ही लाएंगे। स्टार्टअप पे काम करने का एक अपना अलग स्टाइल है, ये लोग प्रॉफिट की परवाह ही नहीं करते। इसका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। इंडिया में टोटल 114 यूनिकॉर्न कंपनीज है, लेकिन उनमें से सिर्फ 80 कंपनियां ही अपना डाटा शेयर करती है। उनमें से भी मात्र सिर्फ 17 प्रॉफिट में है, बाकी जो 34 लोग जो अपना डाटा शेयर नहीं कर रहे। और अब मैं अज्यूम ये करती हूँ कि भैया इनको पास अगर प्रॉफिट होता तो वो भी आ जाते सामने। अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिशियली रूप से भारत में सिर्फ 17 यूनिकॉर्न कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट में है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो ये अपनी इतनी सैलरी कैसे देते हैं, इतनी एड कैसे करते हैं, ये इतनी मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये गेम मैं अभी आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो मैंने एक पापा अर्थ कंपनी बनाई, लेकिन अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो मार्केटिंग कैसे करे। तो चलो अब हम जाते हैं इन्वेस्टर के पास, और एक इन्वेस्टर है मिस्टर अमन। तो मैंने मिस्टर अमन को कह दिया, मिस्टर अमन मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको वापस 10% वापस दे दूंगा, और इससे 10 करोड़ से मैं बहुत अच्छी कंपनी बनाऊंगा, बहुत अच्छा प्रोडक्शन करूंगा, मार्केटिंग करूंगा। और फिर मिस्टर अमन इम्प्रेस होकर 10 करोड़ रुपए दे देते हैं, और अब मेरे हो गए 10% हिस्सेदार। और अब मेरी कंपनी की वैलेंसी कितनी हो गई, 100 करोड़। मैंने अभी धंधा वंदा चालू नहीं किया, अभी सिर्फ मेरी 100 करोड़ वैलेंसी है मेरे धंधे की। और अब मैं इन 10 करोड़ रुपए का क्या करूंगा, मैं इनका करूंगा मार्केटिंग, फेसबुक पे ऐड चला दूंगा, इंस्टाग्राम पे ऐड चला दूंगा, ट्विटर पर ऐड चला दूंगा। अब भले मेरा प्रोडक्ट कैसा भी हो, भले मैं टिश्यू भी बेचूं, तो मैंने उसकी 25 करोड़ सेल मार दी, और अब मेरे पास पैसा हो गया खत्म, टनाटन। और अब मेरा पैसा तो सारा खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं। अब मैं जाऊंगी दूसरे इन्वेस्टर के पास कि पीयूष अब मेरे पैसे खत्म हो गए, मुझे पैसे दे दो। वो पूछेगा कि आप कौन, मैं उनसे कहूंगा कि पहले साल मेरी सेल थी 0 और अब हो गई है 25 करोड़, देखो मेरा भविष्य आगे जाके और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो मैंने उनसे 50 करोड़ रुपए मांगे, और मैंने उनसे कहा कि 10% मैं आपको वापस लौटा दूंगा। तो पीयूष मान गए, उन्होंने 50 करोड़ रुपए दे दिए। तो अब कंपनी की वैलेंसी कितनी होगी, 500 करोड़। अब बोलेंगे कि 10% कहाँ से आएगा। 10% दो तरीके से आ सकता है। हो सकता है मेरे पास पहले 100 था, 10 दिया था, अभी तो 90 बाकी है, अभी 10 और दे दूंगा। या हो सकता है मैं मिस्टर अमन को बोलूंगा, मिस्टर अमन 10% दिया था, 10 करोड़ रुपए, ये 10% पीयूष जी को दे दो और आप 50 लेके घर जाओ। मिस्टर अमन को मैं दूंगा एक्सिट, तुमने 10 पे लगाया था और 50 पे लो। तो अब मिस्टर अमन को आ गए मजे कि कंपनी क्या बेचती है हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्या कमाती है मुझे उससे मतलब नहीं, प्रॉफिट क्या है मुझे उससे भी मतलब नहीं, मेरे तो पैसे बैठे बैठे 5 गुना हो गए, मजा आ गया। हो सकता है अमन बाहर जाएगा, या तो फिर अमन कह सकता है कि भाई इतनी सी देर में 5 गुना हो गया, मैं तो अभी और बैठूंगा, जब 10 गुना हो जाएगा तब मैं जाऊंगा। तो अमन ऐसे ही बैठा रहेगा कि 10% होंगे तब मैं चला जाऊंगा। अब मेरे पास आ गया 50 करोड़ कंपनी में, अब मैं इन 50 करोड़ का क्या करूंगी बताओ। और अब इन 50 करोड़ से मैं भयंकर मार्केटिंग करूंगी, यूट्यूब पे ऐड डालूंगी, अमेजोन पे भेज दूंगी, फ्लिपकार्ट पे भेज दूंगी, सारी जगह इसको मैं सेल कर दूंगी। और अब मैंने कर ली है 100 करोड़ की सेल, और 100 करोड़ की सेल लेके मैं गया मिस्टर असनीस के पास, वो भी एक इन्वेस्टर है। मैंने कहा मिस्टर असनी पहले मेरी सेल थी 0, फिर हुई 25 करोड़, फिर हुई 100 करोड़, और अब मैं मारूंगी 500 करोड़। और अब मैं मांगूंगी उनसे पैसा, तो वो भी पूछेंगे कि भाई कितने पैसे चाहिए, मैं बोलूंगी 150 करोड़ चाहिए, और उसके ऊपर से 10% आप रख लेना।
तो वो भी तैयार हो गए। अब इन 10 करोड़ से हो सकता है कि मैं अमन को एग्जिट करा दूं, पीयूष को भी एग्जिट करा दूं या मेरे पैसे दे दूं। अल्टीमेटली जब तक पैसे मेरे को मिलते रहेंगे मैं इस गेम को दौड़ाती रहूंगी और दौड़ाती रहूंगी। इस गेम में पूरा फोकस इस बात में है कि कैसे जैसे सेल बढ़ा दो, सेल बढ़ जाएगी तो वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। जो पहले वाला है वो खुद ही एग्जिट ले जाएगा, दूसरे वाला तीसरे पे एग्जिट लेगा, सब एग्जिट, सबको मजा आएगा। प्रॉफिट आए तो भला, नहीं आए तो भी भला। लास्ट में घूमते घूमते एक ऐसा लेवल आता है कि इन्होंने बेचते बेचते बहुत ज्यादा बेच दिया। अब नया इन्वेस्टर तो मिल ही नहीं रहा। नया इन्वेस्टर अब ये कह रहा है कि भाई तुमने पिछले 5 सालों में 5 इन्वेस्टर से 500 करोड़ रुपए उठा लिए, लेनी देनी तुमने की नहीं, मैं तो भैया नहीं दे रहा तुझे पैसे। अब अगर उस छठे ने पैसे नहीं दिए ना तो 1 से लेके 5 तक सबके अटक गए। जब एक पहले पे एग्जिट ले लेता तो ठीक था, उसने भी एग्जिट नहीं ली, वो भी लालच में बैठा रहा, और अब वो भी बैठा बैठा रोएगा क्योंकि अब तो कोई आ ही नहीं रहा। अब ये 5 लोग क्या बोलेंगे कि भैया इसका आईपीओ लेके आओ, कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं बचा है, अब आम आदमियों को लेके आओ। किसको लेके आओ? आम आदमी, और जनता को हमारा स्टेक बेचो। तो दोस्तों अभी तक ये थी आईपीओ के स्टार्टअप की कहानी, और ये था पूरे आईपीओ स्टार्टअप का इकोसिस्टम। और अब हम आते हैं गजल अलग की हीरोइन पे, मामा अर्थ। मामा अर्थ भी बाजार में आई, आईपीओ के लिए उन्होंने भी मांगा। ये लोग 2400 करोड़ रुपए का आईपीओ करेंगे। तो एससीबी ने पूछा भैया 2400 करोड़ रुपए का क्या करोगे? कंपनी की ग्रोथ पे लगाओगे कि नए प्रोडक्ट लेके आओगे या नई दुकानें खोलोगे? बोले हाँ हम कुछ भी करेंगे। वो बोले कि हम 400 करोड़ रुपए से ये सब कुछ करेंगे, बाकी 2000 करोड़ रुपए जो पुराने वाले हैं ना वो वापस देने हैं। जो 400 करोड़ कंपनी की ग्रोथ पे लगेंगे उसको कहते हैं फ्रेश इश्यू। जो 2000 करोड़ माई बाप को रिटर्न करने हैं, यानी पिछले वाले लोगों को रिटर्न करने हैं, उससे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। इसमें वरुण अलग, गजल अलग, ये दोनों कपल हैं। ये दोनों अपने अपने शेयर बेच रहे हैं। इनके सारे एम्प्लॉइज अपने शेयर बेच रहे हैं। इनके जो इन्फ्लुएंसर है जो कि बीच में आए थे, शिल्पा शेट्टी, वो भी अपने शेयर बेच रही हैं। आपको पता नहीं होगा, सारी कंपनियां ऐसा ही करती हैं। नायका का आईपीओ याद है आपको? कितना आया था? नायका का आईपीओ आया था 5351 करोड़। उसमें से नायका ने कंपनी में लगाए थे 630 करोड़। 4722 करोड़ तो सेल के लिए थे, यानी ऑफर फॉर सेल के लिए थे, जो कि उधार लिए थे उनको देने थे। पेटीएम का याद है कितना आईपीओ था? 18,300 करोड़। कंपनी में कितने आए थे? 8,300। वापस देने कितने पड़े? 10,000 करोड़ माई बाप को देने पड़े। मैंने आपको अभी पापा अर्थ की स्टोरी में ये समझाया था कि इनको सिर्फ सेल से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब नहीं है। मैं आपको मामा अर्थ की सेल बताती हूँ। 2020 की सेल थी 114 करोड़। फंडिंग उठाई और अगले साल सेल कर दी 435 करोड़, और तीसरे साल सेल करी 964 करोड़। आप बोलोगे कि ये तो अच्छा है, 3 साल में क्या सेल दौड़ा दी? अरे यार दौड़ाई तो पापा अर्थ ने भी थी। अब मैं इनकी प्रॉफिट की बात करूँ तो इनका पहले साल का लॉस था 442 करोड़। यहाँ पे 114 करोड़ की तो सिर्फ सेल है, बाकी उनका लॉस जो हुआ था 442 करोड़ का। दूसरे साल इन्होंने सेल बढ़ाई ट्रिपल, 472 करोड़, और फिर लॉस भी ट्रिपल कर लिया, 1332 करोड़। तीसरे साल 932 करोड़ की सेल थी, यहाँ भी इनका लॉस होता, लेकिन आईपीओ की जो प्लानिंग थी गेम में इन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया, प्रॉफिट लेके आए, और इनको प्रॉफिट हुआ 14 करोड़ रुपए का। 964 करोड़ की सेल पे इनको सिर्फ 14 करोड़ का मुनाफा हुआ, और अब ये वैल्यूएशन मांग रहे हैं 24,000 करोड़। कह रहे हैं कि भाई 2400 करोड़ का जो आईपीओ कर रहे हैं उसके लिए 10% का ही शेयर देंगे, और हमारी कंपनी की वैल्यूएशन है 24,000 करोड़। और इनको आता है एक चमत्कार। लास्ट ईयर पहले ये जब बिलियनर बने थे इनकी वैल्यूएशन थी 1.2 बिलियन, वो भी 1 साल पहले। यानी इनको जो लास्ट पैसा मिला 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन में मिला, पर ये जब बाजार में पैसा मांगने आए 24,000 करोड़ से, ये 14,000 करोड़ पैदा ही कर लिए कागज ही कागज में। कह रहे थे हाँ जी भैया हमें तो आईपीओ लाना है। आप जितने भी इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट के जानकारी हैं, आप देखते हैं कि किसकी कंपनी का भाव कितना रीजनेबल है और कितना खराब है, कितना महंगा कितना सस्ता है। इसके लिए आप रेशियो देखते हैं, पीई रेशियो, कि भैया उसकी कमाई के मुताबिक, उसकी कमाई से मुताबिक कितना गुना उसका रेशियो चल रहा है। इंडस्ट्री एवरेज देखते हैं, आपका आईटीसी है उसका पीई रेशियो 23, यानी 1 रुपये कमाते हैं उसका 23 रुपये उसका भाव है। और डाबर का पीई रेशियो है 58, एचयूएल का है 62, और वो कितना मांग रहे हैं पता है आपको? 1700। अडानी से भी 3 गुना महंगे। और तुम अडानी को कह रहे हो फ्रॉड है, इन्होंने बबल बना के रखा है। ये तो भाई अडानी से भी 3 गुना ऊपर जा रहा है मामला। और अब आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि क्या हो गया, महंगा तो महंगा है लेकिन कंपनी तो ग्रो कर ही रही है, आज नहीं तो कल कमा के तो दे ही देगी। नहीं भाई ऐसा नहीं होता। मामा अर्थ में क्या क्या प्रॉब्लम है ये जानना तो जरूरी है, मैं आपको बताती हूँ।
पहला चैलेंज तो ये है कि इनका ROAS स्थिर हो गया, यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इनका पिछले 3 सालों से ROAS 2.6 है। इसका मतलब ये है कि इनकी कंपनी वाले ये कहना चाहते हैं कि हम 1 रुपया खर्च करते हैं और हमें वापस 2 रुपया 60 पैसा मिल जाता है। लेकिन अब इसमें कमी क्या है कि जैसे मान लो तुमने 100 रुपए खर्च किए और पिछले साल 260 रुपए कमाए, और पिछले साल तुम फिर यही कह रहे हो कि हमने 100 रुपए खर्च किए और फिर से 260 रुपए कमाए, तो भैया दूसरे साल 100 से 260 रुपए तो आए। जो पहले साल के कस्टमर थे वो वापस रिपीट नहीं किए क्या? मतलब कहना ये चाहती हूँ कि जो पहले साल के कस्टमर थे क्या उन्होंने वापस से आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा? यानी इनके पिछले साल के जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट वापस से रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी वो वापस से यही प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, यानी उनके प्रोडक्ट में कमी होगी, या तो फिर उनका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा, या तो फिर कुछ और बात होगी। अब आप सोच रहे होगे कि नहीं बाजार में तो ऐसा ही होता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नायका का ROAS 7.8 है और आपके HUL का है 10.6 में। जो 1 रुपये ऐड लगाता है तो 10 रुपये कमाता है। FMCG प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि शुरुआत में मार्केटिंग की जाती है, एक बार मार्केटिंग हो गई, प्रोडक्ट बाजार में आ गया, लोगों ने काम में ले लिया, अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो दोबारा अपने आप ही बिक जाएगा, बार बार एडवर्टाइजमेंट करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। HUL भी कोई प्रोडक्ट आता है तो पहले ज्यादा मार्केटिंग करती है, दूसरे महीने कम मार्केटिंग करती है, तीसरे महीने कम मार्केटिंग करती है, तो चौथे महीने तो पूरी मार्केटिंग ही बंद कर देती है। यानी कहने का मतलब यह है कि उनको पता चल गया अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा, प्रोडक्ट में बात नहीं है इसीलिए वो नहीं बिक रहा है और कंज्यूमर भी उसे बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि मामाअर्थ का तो बिना मार्केटिंग के कुछ काम होता ही नहीं है। पिछले साल इन्होंने 390 करोड़ पूरे मार्केटिंग में लगा दिए थे और तो और 3,958 इन्फ्लुएंसर काम में लिए। अब हमको ऐसा क्या लगता है कि पूरी दुनिया यही कंपनी काम में ले रही है? पैसे दिए हैं भाई साहब, इन्फ्लुएंसर को पैसे दो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सेकंड के बिजनेस मॉडल में समस्या क्या है, ध्यान से सुनना। ये समस्या सारे डिजिटल ब्रांड में है। अब समस्या क्या है, इनकी जितनी भी सेल्स है, मेजॉरिटी है, वो डिपेंड करती है डिजिटल ई-कॉमर्स में। इनका जितना भी ई-कॉमर्स का खर्चा था वो करीब था 4% का। अगर आप ऑनलाइन कोई भी प्रोजेक्ट बेचते हो, Amazon आपसे 10% से लेके 15% तक का बीच का सारा ले लेता है। अगर कोई और आपका प्रोजेक्ट बेचेगा तो उसको 15% तो लगेगा। इनकम आते आते 4% लगता है। यानी जो प्रॉफिट आप लोग देख रहे हो कि हाँ भाई थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट है, थोड़ा प्रॉफिट इसी बात का है कि तुमसे Amazon 10-12% का डिस्काउंट दे रहा है। तुम्हारी Amazon से क्या बैकडोर की डील है ये हमें पता नहीं है, लेकिन Amazon ने आज डिस्काउंट दिया है। अगर कल Amazon डिस्काउंट देना बंद कर दे, अगर Amazon ये कहते हैं कि नहीं भाई दुनिया से भी 15 लेते हैं तो तुमसे भी 15% लेंगे, या तो फिर Amazon ये भी कह दे कि दुनिया से तो 15 लेते हैं लेकिन तुमसे हम 20% लेंगे, उसी दिन मामाअर्थ का जितना भी प्रॉफिट है वो खत्म और उनका पूरा सेल भी खत्म। ले दे के जो कुछ भी है वो पूरा के पूरा ई-कॉमर्स पर बेस्ड है। ऐसा नहीं कि किसी के नाम से बाजार से पूरी दुनिया बिक रही है। अगर एक प्लेटफॉर्म ने डील्स कर दी ना तो सेल तुम्हारी कब आधी हो जाएगी तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। तीसरा रिस्क ये है कि मामाअर्थ की इनकी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी कॉन्ट्रैक्ट में। कल को इनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर से इनसे बढ़िया कोई ऑफर मिल जाता है या तो फिर वो मैन्युफैक्चरर बैंक आउट हो जाता है तो इनका प्रोडक्ट रातों रात गायब हो जाएगा। यानी टोटली मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके खुद के पास कुछ इंडिजिनियस है ही नहीं। चौथा चैलेंज क्या है मामाअर्थ के लिए कि इनका प्रोडक्ट जनरल से थोड़े ज्यादा महंगे हैं। यानी आम आदमी तो इनका प्रोडक्ट लेगा नहीं, ना ही मिडिल क्लास लेगा। एक रिच क्लास का बंदा है वो ही इनके प्रोडक्ट ले सकता है, लेकिन उस रिच बंदे के पास भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। उसके पास तो फॉरेन बैंक भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल बैंक भी अवेलेबल है, वो कर भी लेगा, सारे लोग इस पे इन्वेस्ट भी कर देंगे। तो भी टोटल मिला के इनका मार्केट साइज बड़ा छोटा है। इंडिया में कोई भी स्टार्टअप यही कह के शुरू करता है कि इंडिया में तो 140 करोड़ की जनता है लेने वाली, लेकिन जो तुम्हारा प्रोडक्ट है ना उसको लेने वाली जनता 5 करोड़ से ज्यादा की नहीं है। इसीलिए तुम लोग तो 140 जनता का फिगर तो बोलो ही मत। ये था मामाअर्थ का कंप्लीट एनालिसिस, इसीलिए ये अभी IPO के नाम से यहाँ से भाग गए हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि इनकी ऐसी स्थिति बनी रहे कि दोबारा IPO लाने का तो विचार करे ही ना। टोटली मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मामाअर्थ कंपनी पे तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना, लॉस होगा बड़ा वाला। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना खूब सारा ख्याल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।